नमस्कार सभी बच्चों का गुरुकुल एकेडमी कायमगंज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज हम जो बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस जो टेस्ट पेपर हुआ था शनिवार को, उस टेस्ट पेपर के बारे में। तो ये रहा टेस्ट पेपर जो आपको शनिवार को कराया गया था, और इसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर आए थे वो आरती साके के आए थे, और आरती को सोमवार को मेडल से सम्मानित भी किया जाएगा। तो जो भी बच्चे पुलिस पेपर में हाईएस्ट नंबर अगर लेके आता है तो उस बच्चे को गुरुकुल एकेडमी की तरफ से मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद इस मॉडल पेपर का आज हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस अटेंड किए आप पे नहीं लगे, जैसे मैथ के क्वेश्चन हो गए, कुछ रीजनिंग के हो गए, कुछ जीएस हो गए, और इस टेस्ट पेपर की जो आंसर की थी वो आपके गुरुकुल एकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप जो चलता है उस ग्रुप में डाल दी गई है। तो शायद अभी तक सभी ने आंसर की अपनी चेक भी कर ली होगी, और नंबर क्लास में ही पता सबको लग गए थे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम जीएस की बात करते हैं। तो जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें भी जीएस के जो पेपर हैं, जीएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और मैथ के भी बहुत सारे जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और पिछली जो पुलिस भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उन पेपरों से भी कुछ क्वेश्चन इसमें रखे गए थे। तो इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जो हिंद स्वराज पुस्तक है वो उसके लेखक कौन थे? तो बहुत से बच्चों ने इसका क्वेश्चन का आंसर जो दिया था वो गलत दिया था। बच्चों ने आंसर जो लगाया था वो बाल गंगाधर तिलक लगाया था, जो कि गलत था। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी, ना कि हिंद स्वराज लिखी थी। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी की एक पुस्तक है। ये हो गया पहला आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया था, 6वीं सदी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? तो सीधा सा क्वेश्चन है कि चेदी वंश जो अपना निवास स्थान था चेदी वंश का, वो कहाँ पे था? तो बुंदेलखंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो एरिया है वहाँ पे चेदी वंश अपना निवास करता था। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया था, जो मौर्य राजवंश था उसका अंतिम शासक कौन हुआ? तो आपको पता है मौर्य वंश की जो स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और उसका जो अंतिम शासक हुआ वो वीरभद्र हुआ। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा था, प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, जमदग्नि ऋषि की बात कर रहा है, तो जमदग्नि ऋषि जो थे वो आपके गाजीपुर के रहने वाले थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा गाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, राजा हर्षवर्धन ने डैश डैश करके खालिस्तान दे दिया था, भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना कहाँ की थी? तो आपको पता है हर्षवर्धन जो अपना साम्राज्य चलाया था वो कन्नौज में चलाया था, और कन्नौज से संबंधित कुछ युद्ध भी पूछे गए, जैसे बिलग्राम का युद्ध कब हुआ या भाई कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज। क्वेश्चन नंबर जो 6 आ रहा है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन भी तुम्हारा आया हुआ है। तो इनका नाम था रघुपति शाह। ठीक है, रघुपति शाह। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कजरी गीत गाए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका कजरी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, तो बोल रहा है, प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। तो कह रहा ऐसे कौन से सूफी संत थे जिनके नाम पर बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित होता है? तो ये भी हाईलाइट क्वेश्चन रहा है। ठीक है, बाराबंकी का, और बाराबंकी आपका अफीम के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा वारिस अली शाह। तो वारिस अली शाह जो थे उनके ही नाम पर आपका क्या लगता है? देवा शरीफ का मेला, जो कि कहाँ लगेगा? बाराबंकी में। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। आगे जो क्वेश्चन दे रहा है वो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, भारत में किस राज्य में राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है?
कह रहा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे अगर बरसात होती है तो जो पानी का संग्रहण होगा उसको संग्रहण करना अनिवार्य कर दिया गया। तो ऐसा राज्य हमारा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो पहाड़ी पठार एरिया है वहाँ पे झूम खेती होती है, तो उसको क्या नाम दिया गया है? तो उसको नाम दिया गया धैया। ठीक है, धैया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह था? तो आंसर हो जाएगा इसका नंबर बी, जो कि लिखा हुआ है किताब ए नबरस। तो किताब ए नबरस इसका सही आंसर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, कर्नाटक संगीत में अल्पना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रूप में एक क्या था? एक अलाप के समान था। तो ये क्या होता था? अलाप होता था, उसमें राग जैसे नहीं होता राग, वैसे अलाप होता था। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर जो कि संगीत के प्रति गहरा प्यार रखते थे और 2021 में 1921 में लंदन में रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था, ऐसे कौन थे वैज्ञानिक? वो थे आपके सीवी रमन। ठीक है, तो तोड़ मरोड़ के क्वेश्चंस पेश किए गए थे, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे। तो जो अगर आपको नहीं आता है तो ज़्यादा समय आपको खराब नहीं करना है। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं 14 नंबर, कह रहा है एक ऐसा उपकरण कौन सा है जिसको जंगली घास को हटाने में प्रयोग किया जाता है? तो आप तो पर इस फावड़ा होता है जिसको हम कहीं कहीं पहावड़ा या पौरिया बोलते थे, पौरिया या फावड़ा। ठीक है, आते हैं सवाल नंबर 15, कौन सा मानव रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ये बाई ऑप्शन जाना पड़ेगा। कह रहा खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी या टाइफाइड। तो टाइफाइड जो है वो आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लगभग आपके क्वेश्चन जो दिए गए थे 38, उत्तर प्रदेश पुलिस में 38 जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 38 क्वेश्चन थे, हमने पूरे नहीं बताए हैं। जो जिसने भी पेपर दिया है तो इस पेपर में सारे हमने आंसर की भी, उसी से आप निशान लगा लेंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं केवल गणित के प्रश्नों की। ठीक है, तो आइए देखते हैं गणित के गणित के प्रश्न दिए गए थे, उन गणित के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो गणित का प्रश्न नंबर 76 है, उसमें पूछा गया है एक राशि को जब चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद वह राशि का 1.21 गुना हो जाता है, 1.21 गुना हो जाता है। तो सीआई की दर क्या है? कह रहा कोई धन है सीआई के दर पे दिया जाता है और 2 साल के बाद वो खुद का 1.21 गुना हो जाता है। तो कह रहा जो सीआई की दर रही होगी वो दर क्या रही होगी? तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर 1.2 गुना हो गया तो हम इसको सबसे पहले सॉल्यूशन दे देंगे। 1.2 गुना पॉइंट लगा नीचे कितना जाएगा 100। अब ये 2 साल की बात कर रहा है तो हमें पता 2 साल में जो होता है वो रूट चढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 11 और नीचे कितना हो जाएगा 10। अब आपको समझना है कि कोई धन 10 था और 10 से कितना हो गया 11। अगर 10 से 11 हुआ है तो उसका मतलब ब्याज कितना मिला? तो एक ब्याज मिला। कितने से ब्याज मिला? 10 से मिला और परसेंट के लिए गुणा 100। अगर आप इसको काटते तो आंसर कितना आएगा 10%। तो ये सवाल नंबर आपका 76 था। तो 76 नंबर सवाल का ये रहा सॉल्यूशन और इसका आंसर नंबर जो सी था वो करेक्ट था। आइए देखते हैं हम सवाल नंबर 77। ठीक है, सवाल नंबर 77। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 77 नंबर सवाल कह रहा है सती और रतन ने 6:5 में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किया, लेकिन कुछ महीने के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ 7:10 के अनुसार सती और रतन के बीच साझा किया गया था तो रतन ने अकेले कितना निवेश किया? ये कह रहा था सती और रतन 2 व्यक्ति थे, इन्होंने 5 और 6:5 में राशि लगाई और ये टोटल जो राशि है वो पूरे 12 माह, रतन पूरे 12 माह लगा रहा, लेकिन सती ने बीच में कहीं पे पैसा छोड़ दिया। तो अंत समय में जो रतन लगा रहा था, एक तो इसके साथ लगा रहा, लेकिन बाद में जो लगा रहा वो टाइम पूछ रहा रतन कितने टाइम तक रहा था अंत में। ठीक है, जबकि इनका जो लाभ था वो 7:10 में बांटा गया। तो ये एक प्रकार का ऐसा सवाल बन गया। हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा ये कितने दिन लगा। तो अगर नहीं पता तो हम क्या करेंगे x। ठीक है, तो ये पूरे 12 माह लगा रहा और ये अनुपात हो गया। तो ये क्या बन गया? एक समानुपात का क्वेश्चन आपका बन गया। बताया होगा पास पास गुणा करते हैं, दूर दूर गुणा करते हैं।
अगर हम 6 गुणा x गुणा कितना करेंगे इसके साथ 10 बराबर 5 गुणा 12 और गुणा 7। अब हमें क्या मिलेगा, x का यहाँ से मान मिलेगा। ठीक है, तो 5 से काट लो यहाँ से, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और ये 12 से 12 क्या हो गया, कैंसिल। इसका मतलब x जो है वो कै महीने लगा रहा। अगर x 7 माह लगा रहा है तो 12 में अगर 7 घटाओ तो कितने बचे, 5। तो लास्ट के 5 माह कौन रहा होगा, रतन रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो 5 माह आएगा, ना कि आपका कितना आएगा, 7। ठीक है, जिसने भी 7 लगाया वो गलत है, तो आंसर कितना होगा, 5। क्योंकि 12 महीने में ये 7 महीने रहा है, तो लास्ट के 5 महीने ही तो रतन रहा होगा। तो भाई पूछना चाह रहा है कि रतन अंत समय में कितने महीने रहा था, तो आंसर हो जाएगा इसका 5 माह। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 77। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 बात कर रहा है 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। कह रहा है 11 पारियों को पूरा करने के बाद सम्राट का जो औसत है वो कितना है, 51। आपको पता होना चाहिए, अगर औसत का टोटल संख्या में गुणा कर देते हैं तो उन सभी पारियों को क्या निकल के आएगा, योग। ठीक है, योग निकल गया, तो कितना हो जाएगा, 11 कम 11, 11 पन्ना 55 और 1 56, 561। इसके बाद कह रहा है अपनी औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए, अभी जो औसत है वो कितना है, 51। अब कह रहा है इसको 2 रन बढ़ाना है, तो अगर 2 बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 53। तो कह रहा 12 पारी 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन का स्कोर की आवश्यकता होगी। तो अगली पारी 12 होगी और 2 बढ़ाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल हो जाएगा कितना होगा, 12 तियाँ 36, 12 पंजे 60, 60 वो कितना हो गया, 12 पंजे 60 और 3 63। ठीक है, तो 336। ठीक है, 336 हो गया। अब हमें क्या करना था, इनका डिफरेंस लेना था। तो यहाँ से घटाओ, 6 में से 1 गया 5, इसके बाद यहाँ से 13, 13 में से 6 गए तो कितने बचे होंगे आपके, 7, और यहाँ कुछ नहीं बनेगा। तो इसका मतलब जो 12वीं पारी में रन बनाए हुए कितने बनाए होंगे, 75। क्या करना था, 11 पारी में उसका एवरेज जो है वो 51 है, तो उसका गुणा कर लेंगे तो उसका टोटल योग निकल आएगा। इसके बाद करा अगली पारी में अगर एवरेज को 2 रन बढ़ाना है तो इसका मतलब 51 से वो 53 करना चाह रहा है, और अगली पारी जो खेलेगा वो 12वीं पारी तो खेलेगा, तो 12वीं पारी में अगर 2 एवरेज बढ़ाएगा तो 12 गुणे 53 कर देंगे। इसका मतलब हमें इन 2 सबका योग मिल गया और ऊपर वाले का योग मिल गया, इनको आपस में घटा देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब सवाल नंबर, इसके बाद सवाल नंबर आ रहा है आपका 79 सवाल जो कह रहा है यदि 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिनों में बना सकते हैं तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो आपसे कह रहा है 16 व्यक्ति हैं और एक दीवार को ये 15 दिन में बना सकते हैं, तो हम 15 गुणा कर देंगे, तो इसका मतलब इन्होंने इतना टोटल वर्क किया होगा। इसी वर्क को कह रहा है 8 दिनों में हमें ख़त्म करना है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा। तो 8 का हम भाग लगा देंगे, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, तो हमारा फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो 30 दिन आ जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 80 इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चों ने लगा नहीं पाया, तो 80 को तुम्हें समझना थोड़ा अच्छे से। कह रहा है 2 स्टेशन हैं ए और बी, एक स्टेशन है ए और एक स्टेशन है बी। यहाँ से 2 ट्रेनें चलती हैं जिनका नाम है एक्स और वाई। एक ट्रेन एक्स है, ये इधर जाती है, और एक ट्रेन वाई है, वो इधर जाती है। एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर है, और ये जो ए और बी स्थान है वो एक दूसरे से 600 किलोमीटर की दूरी पर हैं, 600 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर, कह रहा है एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों ट्रेनें आके क्या होती हैं, मिल जाती हैं। ये ट्रेन जाती है 225, अब बताओ 600 में से अगर ये ट्रेन 225 चल के गई है मिलने, तो इसका मतलब दूसरी ट्रेन जो चली के आई होगी वो विपरीत आई होगी। तो 600 में से अगर 225 घटाओ तो आपका कितना बचेगा, 375। इसका मतलब हमारी जो ट्रेन वाई है वो 375 किलोमीटर चली है, और एक्स जो ट्रेन चली है वो 225 चली है, तभी तो आपस में मिल पाई हैं। तो यहाँ पे आके ही मिल गई हैं, ठीक है, यहाँ पे मिली हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि बी को पूरी यात्रा करने में 8 घंटे लगे, कह रहा है बी जो है वो पूरी यात्रा अगर करता है तो पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है, 600 किलोमीटर की है, और इसको पूरा करने में 8 घंटे लगे हैं। ठीक है, तो हम ये पता लगा लेंगे इसकी स्पीड क्या रही है। स्पीड यहाँ से काटा तो 8 से काटो कितना हो जाएगा, 8 7 56, 8 पन्ना 40, 75 किलोमीटर प्रति घंटा से गया होगा, तभी इसको पूरे को पार कर लिया होगा। अब सवाल यहाँ से बदल गया,
तो ट्रेन ए को पूरी यात्रा में कितना टाइम लगेगा। आप कह रहा अगर ट्रेन पूरी यात्रा यहाँ तक की करे तो उसे कितना समय लगेगा। तो अगर ए का समय पता करना है तो ए की हमें सबसे पहले क्या पता करनी पड़ेगी, ए की चाल क्या रही होगी, चाल क्या रही होगी। अब हम ये चीज़ पता करें, 75 किलोमीटर प्रति घंटा से ये जब चला होगा, ये चाल बी की जो चाल है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसने 375 किलोमीटर को तय किया होगा, तो इसको कै घंटे लगे होंगे, कै घंटे में इसने इसको पकड़ लिया। तो 75 से हम लोग भाग लगाएंगे तो कितनी बात जाएगा, 5 25 5 7 35 3 मतलब लगभग 5 घंटा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 5 घंटा में उसने 375 चला होगा और बी ट्रेन से ए ट्रेन से मिल गया होगा। अब जब ये 5 घंटे में यहाँ से यहाँ चल पाती है 5 घंटे में, तो ये भी इतने ही टाइम चल के यहाँ पे आई होगी 5 घंटे में। अगर 5 घंटे में इसने 225 किलोमीटर की दूरी तय की है तो इसकी चाल क्या रही है, 5 चौको 20 5 25 45 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें ए की चाल पता लग गई है कि ए जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चल लेती है। अब कह रहा है ए को चलना कितना है, पूरा 600 किलोमीटर चलना है। तो हम क्या करेंगे, 600 किलोमीटर में 45 का क्या लगा देंगे, भाग। ठीक है, तो 600 किलोमीटर में जब 45 का भाग लगाते हैं तो ये आपका आंसर हो जाता है 15 3 45 15 चौकू 60 40/3 आ गया, 40/3 13 3 39 1 और नीचे कितना 3, तो इतना टाइम लगा होगा। ठीक है, घंटे। 13 सही 1/3। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन दे रहा है, एक बंद बक्सा है। ठीक है, ये एक बंद बक्सा है। आप कह रहा है इसकी जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, इसकी जो चौड़ाई है वो 8 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है। और कह रहा है इसका बॉक्स का बाहरी जो क्षेत्रफल है, बाहर का क्षेत्रफल, बाहर का जो क्षेत्रफल है इसके पूरे का वो है 592 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर। यदि बॉक्स के दीवारों की एक समान मोटाई x है। अब कह रहा दीवार की जो मोटाई है वो x है। अगर x यहाँ पे तो x यहाँ पे भी मोटा होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ कितने 2x मोटे हो जाएंगे। ठीक है, आगे कह रहा है तो x का जो मान है वो x का मान क्या है, कह रहा है x का जो मान है वो x का मान बताओ कितना है। तो एक चीज़ देखो, ऑप्शन हमारे पास दिए गए, ऑप्शन का प्रयोग करो, फटाक से आंसर प्राप्त कर लो। पहला ऑप्शन दे रहा है 1.5 1.25 1 या 0.5, ये आपके ऑप्शन दिए गए। अब देखो, अगर आंतरिक क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें पता है इसका फार्मूला था 2LB VH H है, सबको पता होगा। ये आंतरिक का क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन जब मोटाई बढ़ाओगे तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो वो भी तो बढ़ जाएगी। अगर वो बढ़ने के बाद जब उसने गुणा किया होगा तो उसका क्षेत्रफल कितना निकला 592। तो वही तो बाहरी बता रहा है, मोटाई बढ़ेगी तो बाहरी का दीवार भी बढ़ जाएगी। अब हमें क्या करना था, ऑप्शन से चेक करना था। ऑप्शन से चेक कैसे करेंगे, हम इसका ऑप्शन मान ले रहे हैं अभी क्या, ये पॉइंट वाले छोड़ दो, हमें जो सरल तर लग रहा है वो कितना 1 लग रहा है। हमने मान लिया उसकी मोटाई 1 इधर रही होगी 1 इधर रही होगी, जबकि हमारी जो बीच में वो कितनी है 10 है, ये 10 है। ये चौड़ाई जो होगी, चौड़ाई तिरछी चौड़ाई होती है, ये चौड़ाई कितनी दे रहा है 8 है और इसकी जो हाइट है वो कितनी दे रहा है 6 है। अब हाइट भी 2 मोटी होगी, चौड़ाई भी तुम्हारी 2 मोटी होगी, तो इसका मतलब है ये जो 10 वाला है, 10 वाला है वो एक इधर बढ़ के 12 हो जाएगा। ये 8 जो है एक इधर एक उधर बढ़ के 10 हो जाएगा। और जो 6 दिख रहा है वो एक नीचे एक ऊपर बढ़ेगा तो कितना दिखेगा 8 दिखेगा। अगर हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर इतनी मान लेते हैं और इसको अगर मान यहाँ रख के अगर हमारा आंसर इतना आ जाता है तो भाई हमारा क्या होगा, भाई ऑप्शन हमारा सही होगा। देखते हैं तो 2LB BH और HL, ठीक है, ये सारे मान रख लिए। तो यहाँ पर होगा 120 80 96, ठीक है। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है तुम्हारा 6 9 8 16 17 17 18 19
और एक एक 296। इसका दोगुना करें, 2 छंग 12, 2 में 18 और 1 19 और 2 दूनी 4 और 1 5। क्या 592 था? 592 आ गया, 592 आ गया। इसका मतलब हमने जो ऑप्शन माना था आपका सी ऑप्शन, वो आपका बिल्कुल सटीक सही निकला, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे आपको अगर लगाना ही है तो क्या करना है, ये 10 है तो 10 में कितना जोड़ देंगे, 10 + 2x, क्योंकि हर जगह 2 2 पड़ेगा। फिर क्या करोगे, आगे भाई गुणा करते चले जाओगे। 8 है, 8 + फिर 2x, फिर वही गुणा करके, तो ऐसे करके जोड़ोगे तो ये बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। तो तुम्हें बड़ा नहीं बनाना है, बाई ऑप्शन मानना है, और उसने जो बाह्य क्षेत्रफल दिया उसको मैच करवा लेना है। अगर मैच कर जाए वही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर अगला। अगला सवाल दे रहा है 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु। कह रहा है 7 विशेषज्ञ हैं, और 5 प्रशिक्षु हैं। ये किसी कार्य को 9 दिन में कर लेते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ, जबकि कह रहा है 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु 12 दिन में कर लेते हैं किसी काम को। तो आपसे पूछा गया है 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु, इसको कितने दिन में करेंगे, इसको कितने दिन में करेंगे। ये आपका सवाल का डाटा दिया गया है। अब अगर सवाल का डाटा दिया गया है तो इसको हमने बताया होगा 5 आदमी या 6 औरतें एक काम को इतने देर में कर लेते हैं, फिर 6 औरतें या 5 आदमी जो भी देता है डाटा को बताया होगा, उसी को कर लेना है इसको सिंपल से। अब क्या करना था, विशेषज्ञ को बी मान लें और प्रशिक्षु को पी मान लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब सवाल को स्टार्ट करते हैं। 7v + 5p बराबर कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में। तो हम क्या करेंगे, 9 दिन में अगर 9 का गुणा करते हैं दिन का, यदि व्यक्ति के साथ दिनों का गुणा करते हैं तो टोटल वो वर्क बन जाता है। अब कह रहा है यही काम को अगर 4 विशेषज्ञ लगाते हो 4b और प्लस 15p लगाते हो तो ये दोनों मिलकर कितने में करेंगे, 12 में करेंगे। ठीक है, 12 में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से b जो तुम्हारा विशेषज्ञ उसकी क्षमता निकाल लेंगे और जो प्रशिक्षु है उसकी क्षमता निकाल लेंगे। काट लो इसे, 3 × 9, 3 × 4 12, यहाँ से गुणा करेंगे तो 7 × 21 प्लस 5 × 15 बराबर, इसका गुणा करेंगे 4 × 4 16, इसका गुणा करेंगे 15 × 4 60। ठीक है, 15 × 4 60। अब हम क्या करेंगे, जो समान है उनको समान वालों को समान से घटा दो। 21 और 16 में डिफरेंस लो, कितना आएगा, 5v का आएगा। और अगर हम 15 और 60 में डिफरेंस लेते हैं कितना आएगा, 45p का आएगा। अब हम इसको काटते हैं तो 5 × 5 5 नियम 45, तो हमारा v बराबर जो आएगा 9p आएगा। इसका मतलब p की क्षमता इधर होगी, इधर कुछ नहीं तो क्या है 1, और b की क्षमता कितनी है 9। तो हमें पता लगा v की जो क्षमता है वो 9 है और p की जो क्षमता है वो 1 है। अगर इस क्षमता से इन लोगों ने ये काम किया होगा, शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा तो एक बार नीचे करके आपको दिखा दिया जाता है। इस तरीके से इस नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस सवाल को पूरा उतार लेना है। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं हम लोग ऊपर। अब क्या करना है, देखो क्षमता निकल के आ गई है, तो हमारी क्षमता जो b की निकली वो कितनी निकली, 9, और p की क्षमता कितनी है, 1। अब इसी क्षमता को हम इसमें रख लेंगे, चाहे यहाँ मान रख लो चाहे यहाँ रख लो, वर्क तो दोनों भाई एक काम है। चलो सबसे पहले हम यहाँ रखते हैं, तो एक जो v है वो कितना करता है 9, और यहाँ लगे कितने हैं 7, तो 7 नियम 63, इतना काम तो किया हुआ है इनने, और 5p लगे हुए हैं। तो 5p 1p कितना है 1, और 5 का कितना हो जाएगा 5। इन लोगों ने मिलकर कितना किया, 7 नियम 63 और प्लस 5 कितना हो गया 68, और कितने दिन किया है 9 दिन किया होगा। तो ये तो था इनका कुल वर्क जो इन्होंने शुरुआत में किया था। अब कह रहा है इसी वर्क को तुम्हें करवाना है, किससे, इन लोगों से करवाना है जो ये बताए गए हैं। तो 5 विशेषज्ञ हैं, एक विशेषज्ञ जो करता है वो कितने करता है, एक विशेषज्ञ क्षमता 9 है तो 9 पन्ना 45 इनका हो जाएगा, प्लस प्रशिक्षु कितने 6, और प्रशिक्षु करता कितना 1, तो 6 कितना करेंगे 6 ही करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा कितना 45 और 6 कितना हो जाएगा 68 × 9 बटे 45 और 6 51। इसको हम काट लेंगे तो काट लीजिए कितने से कटेगा
3 से काट लेते हैं, 17 से काटो, 17 चौको 68, 17 त्रियो 51, और 3 से काटो, 3 त्रिका 9, और 4 त्रियो कितना हो गया 12। तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 12 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो ऑफलाइन जिन्होंने भी क्लासें ली होंगी शायद बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन वास्तविक बड़ा है नहीं। तो चलिए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर आगे। तो इसको आप उतार सकते हो अगर समझ में आया हो तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ रहा है 83। क्वेश्चन नंबर 83, तो प्रश्न नंबर 83 कह रहा है देवेंद्र रोज सुबह, कह रहा देवेंद्र है, देवेंद्र जो है वो रोज सुबह 8 AM पर घर से निकल जाता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंच जाता है। 9:30 बजे कार्यालय पहुंच जाता है। तो हमें पता 8 बजे निकला, 9:30 बजे पहुंचा, तो इसका मतलब उससे क्या घंटे लगे 1.5 घंटा, या 1.5 घंटा को हम कह सकते हैं उससे क्या मिनट लगे 90 मिनट लगे हैं। ये तो बोलेंगे 90 मिनट में अपने कार्यालय पहुंच जाता है। अगला पॉइंट अब कह रहा है यदि वो सामान्य गति एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, ठीक है, लेकिन सामान्य गति के जो उसकी गति थी तो उस सामान्य गति का 3/4 से चला और दूरी कितनी 1/3 दूरी को तय किया। कह रहा है एक दिन 8 बजे निकला घर से, 3/4 से चला और उसकी 1/3 दूरी को तय किया। कह रहा अब जो शेष दूरी बची थी, यहाँ पे शेष दूरी जो भी बची थी उसको सामान्य गति का 4/3 से तय किया। तो कह रहा है बताओ तो इस तरह अगर दूरी को तय करे तो वो कितनी देर में कार्यालय पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से ये भी आपका अच्छा है। अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, घर से कार्यालय की दूरी हमें नहीं दी गई है। अगर दूरी क्लियर नहीं है तो हम सवाल को लगा नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो दूरी आप x मान लो, अगर x नहीं मानते हो तो हमें जो 90 मिनट दिए गए इसी 90 को मान लो। अब मानना कैसे है, जैसे यहाँ 4 और 3 दे रहा है तो 4 और 3 से कटने वाली माननी है, क्या 4 से 90 कटेगा, नहीं कटेगा। तो हम 90 के जस्ट क्या कर लें, दुगना, दुगना कितना हो जाएगा 180। हमने मान लिया वो दूरी रही होगी 180 किलोमीटर की। ठीक है, आपको मानना ही है, सामान्य से नहीं लगा लेना। अगर वो 180 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में तय करता है, 1.5 घंटे मतलब 2 एकम 2 3/2, 2 जाएगा तुम्हारा ऊपर, यहाँ से हट जाएगा, तो 3 6 18, 6 दूनी 12। तो इसको क्या होगा, इसकी चाल जो रही होगी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, तभी तो वो टाइम से पहुंचा होगा। अब यहीं से क्वेश्चन उसने अपोजिट कर दिया क्वेश्चन। ये हमारा जो डाटा बनाया गया है वो डाटा बन चुका है। अब कह रहा है यदि वो सामान्य गति कितनी है 120 है। अगर कह रहा सामान्य गति का 3/4 से चले, कह रहा अभी जो सामान्य है वो कितनी है 4, लेकिन 4 के बच्चा कितने से चले 3। तो अगर हम गए 4, हमारे हिसाब से यहाँ 4 दिख रही है लेकिन वास्तविक कितनी है 120। तो इसका मतलब एक पॉइंट का मान कितना आएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो इसका मतलब है वो कितने से चलेगा, 30 का गुणा करो, 30 3 90 किलोमीटर से चल रहा है। उसे चलना था 120 किलोमीटर से, लेकिन वो 23 से चल रहा है। 23 के चलने का मतलब है 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। और कह रहा है जो भी दूरी है, दूरी कितनी है 180 है। अब कह रहा है 180 की केवल उसने 1/3 से तय की है, 1/3 दूरी तय की है। तो 1/3 का मतलब उसने कितनी तय कर ली, 3 6 18, 60 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है उसने, ये तो हम लोग कहेंगे। और 60 किलोमीटर की दूरी कितने से तय की है 90 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की है। जैसा कहा उसका डाटा वैसे ही। अगर 60 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर रहा है तो इसको टाइम लग कितना रहा है, तो यहाँ काटेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी कर रहा हूँ, इसको मिनट में चेंज कर लेंगे, मिनट में चेंज करेंगे, 3 दूनी 6, 20 दूनी, इसको यहाँ पे लग रहे हैं 40 मिनट। पहला पॉइंट समझ में आया। अगर वो इस हिसाब से चलता है तो उसको कितने मिनट लगेंगे 40 मिनट लगेंगे। दूसरी कंडीशन में दूरी जो थी वो 2 तरीके से तय की गई है। एक तो ये हमने पता कर लिया कि उसकी एक कंडीशन ये रही होगी, ठीक है, एक कंडीशन ये है। अब कह रहा है उसने 180 में से 60 दूरी तय कर ली है। 180 में अगर 60 तय कर ली तो कितनी बची है 120। भाई कह रहा है कि शेष दूरी जो 120 है वो अपनी सामान्य गति का 4/3 से तय करता है। अब 4 उसने बदल दी, अब जो गति है वो कितनी है, वास्तविक यहाँ पे 3 है लेकिन तय कितनी कर रहा है 4 से, तेज भाग रहा है। तो हमारी यहाँ कितनी है 120,
और यहाँ कितनी है 3, तो हम 3 की तुलना करेंगे 120 से, तो 1 बराबर कितना आएगा 40, तो हमारा कितना होगा 4 से गुणा करो, 4 चौक 16, ठीक है 4 चौक 16, 160 किलोमीटर प्रति घंटा से बची हुई दूरी तय की है। अगर 120 किलोमीटर की दूरी 160 से तय कर रहा है तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, 4 3 12, 4 चौक 16, गुणा कर दो मिनट में चेंज करने के लिए, 15 चौक 60, 15 3 45 मिनट उसको यहाँ पे लग रहे हैं। अब देखो 40 मिनट को उसे आधी दूरी तय करने में लगा था और ये 45 मिनट और लगे, तो कुल मिला के उसे मिनट लग कितने गए 45 4 40 80 और 5 95, कुल मिला के उसे 95 मिनट लगे हैं, 95 नहीं 85, ठीक है 85 मिनट लगे हैं। अब एक बात है देखो, पहले जो सीधे सीधे चल रहा तो कै मिनट लग रहे थे 90 मिनट, अब जो लग रहे हैं वो कै मिनट लग रहे हैं 85 मिनट, इसका मतलब कै मिनट कम लग रहे हैं 5 मिनट कम लग रहे हैं। अगर 5 मिनट कम लग रहे हैं तो पहुंच कितने पर रहा था 9:30 बजे, अब 5 मिनट कम में पहुंचेगा, इसका मतलब कै बजे पहुंच जाएगा 9:25 पर वो कार्यालय पहुंच जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 9:25। तो इस सवाल को आराम से उतार लेना है। अगर वीडियो तेज लग रहा है तो आराम से वीडियो को स्लो कीजिए, तब समझिए वीडियो को, ठीक है। चलो आइए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर अगला। अगर पूरा सवाल ना दिख रहा हो तो थोड़ा नीचे करके आप ऐसे पूरा इसको उतार सकते हैं, ठीक है। तो यह है आपका पूरा सवाल यहाँ से, आइए देखते हैं। अगला जो सवाल दिया गया है, हाँ यहाँ से आपकी रीजनिंग चालू हो जाती है। शायद रीजनिंग तो सभी ने कर ली होगी, 2-4 क्वेश्चन डाउट्स में हैं तो वो हम क्वेश्चन से बता देंगे। जैसे क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा डाउट मेरा है, ठीक है। LENTSI इसका मतलब कह रहा DLOU है, और कह रहा इसी आधार पर अगर लिखा जाए तो GBI का मतलब क्या होगा, ठीक है। कह रहा इसका मतलब अगर ये है तो इसका मतलब क्या होगा। तो उसने बहुत सातर दिमाग से ये क्वेश्चन दिया है। उसने क्या किया, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है इससे। जैसे हमने इसको मिला के एक शब्द बनाया, क्या साइलेंट, ठीक है साइलेंट है, और इसका विलोम शब्द क्या होगा लाउड। लाउड और साइलेंट दोनों के अर्थ निकल रहे हैं, एक तरफ तेज बोलना है एक तरफ धीमे बोलना, शांत रहना। तो भाई यहाँ बताएगा GBI का मतलब क्या होगा। तो GBI का जब अर्थपूर्ण शब्द निकालते हो क्या निकलेगा विग। अगर एक तरफ बिग है तो दूसरी तरफ क्या होगा इस्माल होगा। तो देखो किस ऑप्शन से इस्माल बन रहा था, तो वो इस्माल जो बन रहा था वो आपका ऑप्शन नंबर बी से, अगर सही करें उसे तो बी ऑप्शन आपका इस्माल बना देगा, ठीक है। तो ये बहुत सादे तरीके से क्वेश्चन बनाया गया था, तो आपको समझ में आ गया होगा। केवल इतना समझो, इससे एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है और इससे भी एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, तो वो आपस के विलोम शब्द होंगे, मतलब विपरीत शब्द होंगे। बस उसी का अर्थपूर्ण इसका निकालो, इसका विलोम शब्द लिख दो, बस आंसर आ गया। आइए देखते हैं एक और सवाल। अगला जो सवाल दिया गया है गणित में ही हम लोग चलेंगे। गणित में आ रहा है सवाल नंबर आपका 108 नंबर जो सवाल था वो भी आपका गणित का ही है। श्रीमती के परिवार की मासिक बचत, कह रहा श्रीमती का परिवार है, उनकी मासिक बचत और व्यय का अनुपात जो है वो 3:8 है, 3:8 है, और जो इनकी आय है वो 27,500 है, 27,500 है। अब ये बताइए, हमने बताया था आय क्या होता है, अगर बचत और व्यय दोनों जोड़ो तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, आय के बराबर हो जाएंगे। हमारे हिसाब से अगर दोनों जोड़ते हैं तो आय बन जाएंगे, तो 8 और 3 कितना होगा 11, अनुपात में 11 आय है, जबकि वास्तविक कितनी है 27,500 है। तो हम यहाँ से एक पॉइंट का मान निकाल लेंगे। तो एक पॉइंट का मान है 11 दूनी 22, 11 पन्ना 55, 25 रुपये, ठीक है सही है क्या, 11 दूनी 22, 11 पन्ना 55, ठीक है 25 रुपये आ गया। अब कह रहा है उसकी बचत कितनी है, तो बचत कितनी है, बचत 3 है, तो 3 का गुणा कर दो, तो 25 कितना हो गया 7500। तो आंसर जो आएगा वो आपका 7500 आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसने सवाल नंबर जो दिया है इसे उतार सकते हो। सवाल नंबर 109, सवाल नंबर 109 दिया गया है, किसी खिलौने को 13% हानि की अपेक्षा 11% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 108 रुपये है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो, यदि प्राप्त लाभ
12% हो तो विक्रय मूल्य क्या है? तो विक्रय मूल्य क्या होगा? कह रहा किसी वस्तु को 13% हानि की अपेक्षा 11% लाभ पर बेचते हैं तो पैसे का अंतर 108 रुपये आता है। अब कह रहा यदि उसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु कितने की बिकेगी? तो हमें पता है प्रॉफिट और लॉस जोड़ देते हैं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। लाभ हानि हमेशा क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, तो इनको जोड़ लो 13 और 11, 13 और 11, और ये किसके इक्वल हो जाएंगे? 108 के इक्वल। तो 3 और 1 4, 1 1 2, 24 बराबर है 108, ठीक है, 108 हो गया। इसके बाद हमसे पूछ रहा है अगर इसी को 12% लाभ पे बेचे तो 112 का बेचोगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो इसको स्वयं कर लेना है। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों जोड़ देंगे, 108 के इक्वल हो जाएंगे। हमसे पूछ रहा 12% लाभ पे बेचना है तो 112 का गुणा करेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काट पीट करने के बाद आपका जो आंसर निकलेगा वो 504 रुपये। काटना स्वयं है। इसके बाद जो अगला सवाल दिया गया है, किसी संख्या का 45%, कह रहा कोई संख्या है उसका 45%, यदि 135 है तो कह रहा संख्या क्या है? तो संख्या 100 होगी। 45% का मान अगर 135 है, संख्या क्या है? तो परसेंट हमेशा 100 होती है। बस इसको भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये सवाल नंबर है आपका 110। इसके बाद सवाल नंबर 111, कप का एक सेट जब 720 रुपये में बेचा गया तो 20% का नुकसान हो गया। अगर 20 का नुकसान हो गया तो इसका मतलब ये कितने का बिका? 80 का बिका है। 5% का लाभ कमाने के लिए, तो जो घाटा हो चुका है उसी पे तो लाभ लेना है। तो 80 ऊपर कितना? 105। इसको बेच दो, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। काट सकते हो 0 0 8 नेम 72, 9 का गुणा करो 9 पन्ना 45 और 9 एकम 9, तो आंसर आएगा 945, 111 नंबर। इसके बाद सवाल नंबर 112, 750 रुपये एक अंकित मूल्य वाली सौदा है और ये 660 में दे दी गई है, तो कितनी फ़ायदा उठाई है? 60 इधर तुम्हारे 40 4 5 कितने हो गए? 90 रुपये के फ़ायदा। 90 रुपये की ही तो छूट है। कितने से छूट है? 750 से। परसेंट के लिए गुणा 100, यहाँ से काट लें, यहाँ से 25 या 75, 25 चौकू 100, जीरो कटी चुका था, 3 त्रिका 9, तो 4 12% को आपको क्या दी गई है? छूट दी गई है। तो ये सारे आपके टेस्ट पेपर के गणित के सवाल थे। और रीजनिंग में अगर आपको डाउट रह गया तो पूछ सकते हो। रीजनिंग का एक क्वेश्चन जो ज़्यादा डाउट कर रहा था वो बता दिया गया है। बाद बाकी जीएस भी इसमें थी, रीजनिंग भी अच्छी खासी थी, और गणित के जितने क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए गए, ठीक है। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट एक मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।